लास्ट क्लास में हम लोगों ने संदेह अलंकार तक कर लिया था, आज हमको उसके आगे करना है। तो चलिए लिखिए जल्दी से, फटाफट लाइन लिखिए और यहाँ पर लाइन लिखिए। विरोधाभास अलंकार के सामने एक पंक्ति लिखना है। देखिए, जहाँ विरोध का आभास होता हो किंतु वास्तव में विरोध ना हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ विरोध का आभास होता हो किंतु वास्तव में विरोधाभास ना हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे नाम से ही आपको पहचानना है। नाम क्या है? विरोधाभास, यानी विरोध प्लस आभास से मिलकर बना है। जहाँ विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तव में वहाँ विरोध नहीं होता, यानी अर्थ के अंदर विरोध नहीं होता, हमें ऊपर से देखने में विरोध लगता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं? इसमें पहचान के लिए मैंने आपको एक तरीका दिया है कि जहाँ विरोधी अथवा विलोम शब्द एक साथ मिलते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कोई पंक्ति आ जाए और उस पंक्ति में आपको देखना है कि कोई या तो विलोम शब्द हो, पंक्ति में विलोम शब्द आए हों, जैसे हम कहते हैं ना दिन और रात, तो पंक्ति, उस पंक्ति में रात और दिन दोनों शब्द आए हुए दिखें, या फिर जैसे लाभ हानि कहते हैं, तो इस तरह के यानी विरोधी शब्द जिन जो आपस में विलोम रखते हैं, या फिर विरोधी शब्द मतलब विरोध करने वाले हों एक दूसरे का। कैसे विरोध? कैसे कि मान लो अगर कहीं आग है तो आग को जलाने के लिए पानी नहीं होगा, मतलब आपको ध्यान रखना है, पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। लेकिन अगर आपको दिखे कि यहाँ पे ये पंक्ति कह रही है कि ये तो आग को मतलब आग को जलने में मदद क्या कर रहा है? पानी मदद कर रहा है, तो ऐसी बात, तो ये क्या है? ये विरोधी बात है। तो पंक्ति का भाव कुछ और होगा पर हमें ऊपर से उसमें क्या दिख रहा है? विरोध दिख रहा है। तो वैसी पंक्ति हमारी किस में होती है ना? विरोधाभास में होती है। उदाहरण देखते हैं इसका, कैसे कैसे हम समझेंगे कि विरोधाभास है इसमें। तो देखो, सबसे पहली पंक्ति दी है हमारी यहाँ पे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब देखो ऊपर से हमें पंक्ति में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता है वैसे वैसे उजाला होता है। तो आपको पता ही है श्याम मतलब काला भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर से कि जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है वैसे वैसे उजाला होता है, तो ये एक कैसी है? विरोधी बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काला रंग बढ़ने से उजाला होता हो। तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है? इसमें विरोध दिख रहा है। लेकिन हम जब इसका अर्थ देखेंगे, इसका रियल अर्थ देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि विरोध इसमें नहीं है, बात सही कही गई है। तो अर्थ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी मतलब किसी के प्रेम में लगा हुआ, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। ये जो मेरा मन है जो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, ये चित्त का मतलब मन, इसकी गति यानी इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे, यहाँ बूढ़े का मतलब आया है बढ़ने से, जैसे जैसे श्याम रंग, तो यहाँ पे श्याम रंग जो है इसका अर्थ काला रंग नहीं है, इसका अर्थ है कृष्ण, यानी कृष्ण की भक्ति का रंग जैसे जैसे मेरे मन पर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरे मन में क्या हो रहा है? उजाला हो रहा है। तो पंक्ति में तो कोई अर्थ नहीं है। आपको पता ही है, जैसे जैसे हमारे मन में भगवान का भजन बढ़ता जाता है, या कहें भगवान की भक्ति हमारे मन में जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है, उजाला होता जाता है। तो पंक्ति में तो कोई विरोध नहीं, लेकिन हमें ऊपर से कैसा लग रहा था? विरोध लग रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। अब देखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। अब देखो पंक्ति में विरोध कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए कि शीतल ज्वाला जलती है, तो शीतल माने होता है ठंडा और ज्वाला मतलब आग। तो क्या आग ठंडी हो सकती है? तो विरोध वाली बात है ना। यहाँ पर ये कह रहा है कि ठंडी आग जल रही है,
तो ये आपको क्या लग रहा है, ऊपर से देखने में क्या लग रहा है, इसमें तो विरोध लग रहा है। आग ठंडी कैसे हो सकती है भाई, एकदम से विरोधी बात कह रहे हैं। तो इसी से आप पहचान जाएंगे। फिर अगली पंक्ति में भी दिख रहा है यहाँ पर कि ईंधन होता दृग जल का, मतलब दृग कहते हैं नैन, ठीक है, नेत्रों का जो जल है वो क्या हो रहा है, ईंधन हो रहा है। तो कभी पानी ईंधन का काम करता है आग के लिए, कभी नहीं करता। पानी तो हमेशा बुझाने का काम करता है। तो यानी यहाँ पे कुल मिला के ऊपर से हमको कैसी लग रही है बात, विरोधी लग रही है। लेकिन जब हम इसके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। तो देखो भावार्थ क्या है, यहाँ पे शीतल ज्वाला जो है, इस शीतल ज्वाला का मतलब है विरहाग्नि। इस शीतल ज्वाला का मतलब क्या है, विरहाग्नि। अब ये विरहाग्नि क्या होती है, तो विरहाग्नि होती है कि जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर होता है और उसे उसकी याद आती है, और उस याद में जो उसके मन में दर्द होता है या जो दुख होता है, और जो ये मिलने की जो एक तीव्र इच्छा होती है, तड़प जो जिसे आप कह सकते हो, उसी को कहते हैं विरहाग्नि। तो यहाँ पे शीतल ज्वाला का मतलब यही दिया है कि नायक या नायिका है कोई, उसको अपना प्रेमी याद आ रहा है और उसके मन में क्या हो रहा है, शीतल ज्वाला यानी विरह की अग्नि जल रही है। अब जब विरह की अग्नि चल रही है तो फिर यहाँ पे क्या है, ईंधन होता दृग जल का। तो जैसे आप अपने जीवन में इसकी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कभी आपने किसी से प्यार किया हो, तो आप उसके प्यार में आप अगर उसे याद कर रहे हैं, तो दृग मतलब नयन का जो जल है, आंखों का जल, अब याद करते करते आंख से क्या आ गई, आंसू निकल आया, पानी निकला, नैन से पानी बाहर निकला। तो ये जो अग्नि है विरहाग्नि, ये और तेज जल जाती है, यानी याद जो है वो और ज़्यादा आ जाती है। एक आंसू निकलने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा आंसू फिर अपने आप निकल आता है। तो यानी वो अग्नि क्या हो गई, और तेज हो गई है। और मन कैसा करने लगता है, मतलब हमारे मन में विचार क्या आता है कि यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनल का। फिर अंदर से यहाँ पे वो नायक कह रहा है या नायिका जो भी है कि ये जो मेरी सांसें हैं बेकार में चल रही हैं, और ये सांसें चल चल के ही ना ये इस अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। यानी प्रेम की एक पराकाष्ठा का ये भाव है यहाँ पर कि जब आपका प्रेम बहुत उच्च लेवल पर चला जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेमी की याद आती है, तो वहाँ उस समय ये स्थिति है। तो ऊपर से दिख रहा है आपको विरोध कि इसमें कैसी बातें कही गई हैं, लेकिन भाव जो है वो क्या है, वो ऐसा होता है। तो जब हो रहा है तो इसमें कौन सा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे दिया है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब यहाँ जैसे ही आप देखेंगे विस्मय और अमृतन, आप देखेंगे कि विष और अमृत दो विलोम शब्द इस पंक्ति में दिए हैं कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। तो यानी क्या दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर दो विरोधी शब्द दिख रहे हैं, विलोम शब्द दिख रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ऊपर से तो लग रहा है कि इसमें कुछ विरोध होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इस विस्मय का अर्थ जो है ना वो यहाँ पर प्रचंड है। प्रचंड मतलब या विशाल, प्रचंड या विशाल। तो ये जो विशाल प्रचंड गोदावरी है ये अमृत के समान फल देती है, अर्थ में कोई विरोध नहीं है, तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला अलंकार देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। जैसा कि इसका नाम है मानवीकरण, मतलब जहां मानवकरण कर दिया जाए, मानव बता दिया जाए, सिंपल समझना, जहां किसी चीज को मानव बता दिया जाए, या मानव से भी देखिए कि मानव की क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई जो भी चीज नजर आए पंक्ति के अंदर, वहां मानवीकरण। कैसे समझो इसको, लिखो, इसमें एक पंक्ति लिखो, लिखो जहां उपमेय, आपको लिखना है जहां उपमेय, उपमेय के बाद ब्रैकेट में लिखना है निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति, ब्रैकेट बंद। ठीक है, लिखिए यहां पर, तो यहां लिखा जहां उपमेय, ब्रैकेट में लिखा निर्जीव वस्तु अथवा
प्रकृति ब्रैकेट बंद पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखो अब इस बात को ना ऐसे समझो, जैसे हम बात करते हैं हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है। रोता कौन है, मनुष्य रोता है। सोता है, खाता है, पीता है, लड़ता है, झगड़ता है, गुस्सा करता है, प्रेम करता है। ठीक है, ये सारी काम, ये जो क्रियाएं हमारी होती हैं, ये सब कौन करता है, मनुष्य करता है। लेकिन अगर इन्हीं काम को किसी निर्जीव वस्तु पे दर्शाया जाए, मान लो जैसे कि ये पेन है, अगर मैं ये कहूँ कि ये पेन दौड़ रहा है, तो ये पेन दौड़ रहा है, तो भाई पेन तो दौड़ता नहीं है, लेकिन हमने मनुष्य का काम इस पेन से करवाने की बात कही है। तो हमने जैसे बोला कि ये पेन दौड़ रहा है, तो इसका मतलब हमने इस पंक्ति में मानवीकरण कर दिया। ठीक, ऐसे ही मान लो जैसे सुबह है, सुबह का समय है, तो हम कहते हैं कि सुबह ऐसे उग के आ रही है जैसे मान लो कोई सुंदरी हो, या सुबह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जैसे कोई विश्व सुंदरी हो। तो अब सुबह तो अपने आप में क्या है, एक सुबह है, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया, सुंदर बना दिया, औरत की तरह, स्त्री की तरह हमने उसे सुंदर दिखाया। तो यानी उस पर क्या किया, हमने मानवीकरण किया। तो ऐसे ही हमने यहाँ जो बात लिखी है, निर्जीव वस्तु और प्रकृति, ये दोनों दिया है। या तो प्रकृति के ऊपर हम मानवीकरण करवा रहे हों, कोई प्राकृतिक में हमारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, पर्वत हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम समय का वर्णन करते हैं, दोपहर, शाम, सुबह, रात, दिन, इन सब पे, या फिर कोई निर्जीव वस्तु। ठीक है, उन सबको हम कैसा दिखा रहे हैं, मनुष्य के जैसे काम करते हुए उनको अगर किसी पंक्ति में दिखाया गया, तो वो पंक्तियां हमारी क्या हो जाती हैं, उनमें मानवीकरण हो जाता है। यही है, बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे देखो उदाहरण से, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब आप यहाँ पे बताइए, कभी फूल हंसते हैं क्या? हंसते कैसे हैं? मुंह होना चाहिए उसके लिए। फूलों के मुंह होता है क्या? दांत होते हैं क्या? दिखते हैं उनके दांत हंसते हुए? नहीं ना। तो फूल कैसे हंस सकते हैं? लेकिन हमने कहा है हम हंसवाते हैं उनको, है ना। और कलियां मुस्काई, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो मुस्कुराने के लिए होठों की आवश्यकता होती है ना, तभी तो। लेकिन इनके तो है ही नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि फूल जो है वो हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो हम मानवीकरण कर रहे हैं, इन पे क्या कर रहे हैं, मानव की जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। समझ में आया? नंबर 2 देखो, यहाँ नंबर 2 हमारा कह रहा है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। जो लहरें हैं वो मधुर गाना गा रही हैं सागर के उर, उर माने हृदय, सागर के हृदय। अब ये बताइए, सागर का कोई हृदय होता है क्या? हृदय किसको होता है? मानव को होता है ना, मनुष्य को होता है। तो सागर के हृदय पर नाच गाना कर रही हैं कौन? लहरें। तो नाच गाना, ये क्रिया प्रतिक्रिया किसकी है? मनुष्य की है। हमने किससे करवा दी? लहर से करवा दी। तो इसके अंदर, इस पंक्ति के अंदर हमने कौन सा अलंकार ले लिया? मानवीकरण अलंकार ले लिया। ठीक है, अब देखो नंबर 3, नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 कहता है, ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे जय लक्ष्मी सी हमने कहा है, क्या इसमें कोई और दूसरा अलंकार भी है? हमने इसको पढ़ा था तो दिख गया होगा, सा सी सो सम किसका होता है? उपमा अलंकार का, है ना। तो इसकी ऊपर वाली पंक्ति में उपमा अलंकार भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मानवीकरण भी है। तो याद करो वो क्लास जब मैंने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि इस पंक्ति में एक और अलंकार है, जब आगे आएगा तब बताऊंगी। तो वो अलंकार यही है। अब आजकल आपके एग्जाम में ना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, मान लो जैसे ये वाली पंक्ति है कि ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है निम्न में से? और एक ऑप्शन में दे दिया उपमा अलंकार, एक ऑप्शन में दे दिया मानवीकरण अलंकार, और एक ऑप्शन में दे दिया ए और बी दोनों, और एक ऑप्शन में दे दिया दोनों में से कोई नहीं। तो आपका आंसर, जब उसमें दोनों अलंकार दिए तो आपको दोनों देखने पड़ेंगे, क्योंकि सा सी सो से तो किसको दिखा रहा है? ये उपमा को दिखा रहा है। लेकिन ऊषा, ऊषा मतलब सुबह, जो सुबह है वो सुनहले तीर बरसाते हुए जय लक्ष्मी यानी वीरांगना के समान उदित हो रही है।
उगती हुई आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊषा है वो क्या कर रही है, तीर चलाते हुए आ रही है। तो ये तीर चलाना ये किसकी क्रिया है, मनुष्य की क्रिया है। तो मनुष्य की क्रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके अंदर मानवीकरण भी है। दूसरा, इसके अंदर जो ये सी दिखाया है, इस सी से इसमें उपमा अलंकार भी है। और इसमें आप जानना चाहते हैं तो देखो, इसमें आपको अंत्यानुप्रास भी देखने को मिल जाएगा। ये इत हुई और इत हुई, इतना, ठीक है। अंत्यानुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। तो 3 अलंकार आपको यहाँ पे दिख गए। और क्या इसमें अनुप्रास अलंकार है उसके अलावा? नहीं, और तो कहीं किसी शब्द में नहीं है ना। 3 अलंकार आपको यहाँ दिख गए। तो आप इस तरह से खोजना है। अब आपको स्मार्ट बनना है। अब जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को समझते जा रहे हैं, तो आपको शब्दों में खोजबीन शुरू करनी है अब, ठीक। तो बात आपको समझ में आ गई। और देखो, यहाँ मैंने जो बातें आपको बताई हैं ना, इतना समय दे रही हूँ, वो लिख लिया करो। ये याद नहीं रहेंगी, उन्हें लिख लिया करो, नोट डाउन कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इसको करके नोट डाउन यहाँ कर सकते हैं उपमा, और ऐसे लाइन खींच के कर सकते हैं ये मानवीकरण, और ये लाइन खींच के यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अंत्यानुप्रास। तो आपको पहचान हो जाएगी, है ना। ऐसे याद कर लिया। चलो अगला देखो, असंगति अलंकार। अच्छा, ये मैंने पूरा नहीं बताया ना। हाँ, यहाँ पे इसका अर्थ भी समझ लो पूरा। तो हमने कहा कि ऊषा सुनहले तीर बरसाते हुए जयलक्ष्मी सी तो उदित हो रही है, और फिर उधर पराजित कालरात्रि। तो कालरात्रि जो है वो क्या हो चुकी है, पराजित हो चुकी है। और वो क्या हो रही है, जल में अंतर्निहित हो रही है, मतलब जल में समा रही है, धीरे धीरे जल में समा रही है, अंतर्विलीन होती जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे आपके दिमाग में कल्पना आ गई होगी कि एक तो स्त्री जो तीर बरसाते हुए आ रही है और एक स्त्री जल में समाती हुई जा रही है। तो ऐसे क्या हुआ है, मानवीकरण प्रकृति के ऊपर हुआ है।